प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में आप सभी का पुनः स्वागत है। भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए भौतिक भूगोल के मूल तत्व पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और एक चैप्टर हमारा चल रहा था भू आकृतिक प्रक्रियाएं। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था भू आकृतिक प्रक्रियाओं में जो रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार होती है। रासायनिक अपक्षय में विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण पर हमारी चर्चा हुई थी। इसमें हमने देखा था कि विलयन यानी सॉल्यूशन किस प्रकार से चट्टानों के जो तत्व होते हैं उनको घोलकर मिश्रण बनाकर और किस प्रकार से उन तत्वों का अपक्षय होना प्रारंभ होता है। साथ ही साथ हमने इसमें कार्बोनेशन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो जल से मिलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है और विशेषकर जो चूना प्रदेश होते हैं या चूना युक्त शैलें होती हैं उन पर यह अपक्षय की क्रिया करती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कार्बनिक एसिड का जो मिश्रण होता है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। जल योजन, हाइड्रेशन के बारे में पढ़ा कि हाइड्रेशन किसे कहते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण में वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन जल में घुलकर शेल जो रॉक्स होती है उनके खनिजों को ऑक्साइड में बदल देती है और जिसके माध्यम से उनका अपक्षय हो जाता है या अपघटन की क्रिया होना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे वे रासायनिक अभिक्रिया चट्टानों में मौजूद जो प्रमुख पदार्थ हैं उनको घोलना प्रारंभ करती है, उनका मिश्रण बनाने लगती है और धीरे धीरे वहाँ से अपक्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इस पर हमारी चर्चा हुई थी। आज के इस लेक्चर में हम भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया यानी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस हमने पढ़ चुके हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट्स, बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिसके माध्यम से जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं आज के इस सेशन में वो आपको समझ में आ जाए। कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस लेक्चर की, आज के इस टॉपिक के साथ भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं यानी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से भौतिक अपक्षयों की क्रियाएं या अपक्षय की क्रियाएं होती हैं जो कि चट्टानों पर अपना प्रभाव डालती हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की इस बिंदु के साथ। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात है कि जो भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, इसको हम दो नाम देते हैं। इसको आप फिजिकल वेदरिंग भी कह सकते हैं या इसको फिर आप मैकेनिकल वेदरिंग या प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जो बल हैं उन पर निर्भर करती है, इनका ये कहना है। और वह महत्वपूर्ण बल कौन कौन से हैं
उस पर हम चर्चा करते हैं कि वह महत्वपूर्ण बल ऐसे कौन से हैं जिसके माध्यम से भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रियाएं निर्भर करती हैं। देखिए नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षक बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपेण प्रतिबल। कहने का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु को नीचे की ओर या अपनी ओर आकर्षित करने का बल, जिसके माध्यम से वह वस्तु यदि ऊपरी छोर पर है, दबाव अधिक है और दबाव अधिक होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उस पर अपना फोर्स अप्लाई करता है, अपना बल अप्लाई करता है, तो वह वस्तु ऊपरी दबाव से नीचे की ओर खिसकना प्रारंभ करती है। अवरूपण प्रतिबल मतलब शेयर स्ट्रेस, यानी कि जो भाग ऊपर की ओर होता है, जो चट्टान ऊपर की ओर होती है, वो उसके प्रतिबल यानी कि उसके अगेंस्ट में काम करती हैं। लेकिन इन दोनों में से जो गुरुत्वाकर्षण बल या अवरूपण प्रतिबल जो भी अधिक होता है वो लगना प्रारंभ होता है, और जो अधिक होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है। नेक्स्ट है तापक्रम में परिवर्तन। सेकंड जो फोर्सेस अप्लाई होता है, वो सेकंड फोर्स अप्लाई होता है तापक्रम, यानी कि तापमान में जो बदलाव आते हैं। ठीक है, तापमान में बदलाव कैसे आता है, जैसे सपोज़ हम एक दिन का तापमान लें तो मॉर्निंग के सेशन में तापमान कुछ अलग होता है, नून के सेशन में तापमान अलग होता है, और इवनिंग के सेशन में तापमान कुछ अलग देखने को मिलता है। तो तापक्रम में जो बदलाव आता है, तापक्रम में जो परिवर्तन होता है, तापमान में, टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं, उसके माध्यम से भी चट्टानों में परिवर्तन देखने को मिलता है। और चट्टानों में परिवर्तन देखने को जब ये मिलता है, जब तापमान में परिवर्तन आता है और उसके परिणाम स्वरूप चट्टानों में जब परिवर्तन आएगा, तो चट्टानें क्या है, उस स्थान को, जिस स्थान पर बनी हुई है, उसमें वो उन स्थानों को छोड़ती है, यानी कि उस स्थान से वो रिलीज़ होती है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी, जब मैंने आपको बताया भी था, बहुत अच्छे से बताया था कि तापमान जो होता है, वो तापमान किसी वस्तु पे जाता है या कोई वस्तु उस तापमान को ग्रहण करती है, तो वो वस्तु धीरे धीरे क्या होती है, उसमें तापमान अब्जॉर्व करती है और वो धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि उसमें तापमान हो जाने के कारण वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चर्चा की थी, एक गुब्बारे का उदाहरण है। गुब्बारे में यदि आप गैस भरते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हवा डालते हैं तो धीरे धीरे वो गुब्बारा स्प्रेड होता है, फूलता रहता है। ठीक है, और उसका आकार में परिवर्तन होता है। तो चट्टानों में भी सेम यही एक्शन होता है। चट्टानों में जब तापमान अधिक ऑब्जर्व होना शुरू करती है, चट्टानें ऑब्जर्व करना शुरू करती है, तो चट्टानें फैलती हैं। तापमान जब रिलीज़ होता है, तापमान जब धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, तो होता क्या है, चट्टानें वापस पुनः अपने स्थान पर आने की प्रकृति या उनकी प्रवृत्ति होती है। उनकी एक टेंडेंसी हो जाती है कि एक ट्रेंड चलता है कि तापमान को पाकर वे फैलती है, और तापमान जैसे ही समाप्त होता है, तापमान कम होता है, तो पुनः अपने स्थान पर आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फैलने पर और पुनः आने पर वो चट्टान उसी अवस्था में नहीं आ पाती जिस अवस्था में वो पहले थी। ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो तापमान में परिवर्तन होने से चट्टानों में भी परिवर्तन होता है। चट्टानों के जो खनिज पदार्थ होते हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। क्रिस्टल रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण, एक्सपेंशन, यानी विस्तारण का मतलब क्या हो गया, देखिए क्रिस्टल जो रवे होते हैं, यानी उनके जो रवे होते हैं उनमें वृद्धि होती है। ठीक है, तापमान के परिवर्तन से उनके रवों में वृद्धि होती है। ठीक है, और पशुओं के क्रियाकलापों के कारण, पशुओं के क्रियाकलापों के कारण, जैसे पशुओं के द्वारा आप देखें चट्टानों को, जो भूमि परत होती है, पशु उस पर उसको खरोचते हैं। ठीक है, पशु पेड़ पौधों को काटते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से वो जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे वहाँ से स्क्रैच होती है, ढीली पड़ती है, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है वो कॉम्बिनेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, और समाप्त होने से क्या होता है, उसका विस्तारण होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है
एवं आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, यानी शुष्क और आर्द्र चक्र मतलब क्या होगा, जहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहता है वहाँ जल की अवस्था नहीं है। इसका मतलब वहाँ क्या होगा, वहाँ पर जल का दबाव अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल दबाव मतलब जहाँ पर तापमान अधिक, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी, जहाँ पर मॉइस्चर अधिक होगा, तो वहाँ पर जल का दबाव आपको देखने को मिलता है। इनमें से कई बल धरातल पर विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती है, जिसका परिणाम शैलों का विभंग होता है। यानी कि शैलों में विभंग मतलब फ्रैक्चर आते हैं, शैलों में दरार आ जाते हैं, शैलें टूट जाती है। कारण क्या होता है, तापमान हो सकता है, तापमान के अलावा गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, और शुष्क और आर्द्र प्रदेशों में, यानी शुष्क प्रदेशों में तापमान तो अधिक होता है लेकिन आर्द्र प्रदेशों में जल का दबाव अधिक हो जाने के कारण जो धरातली चट्टानें होती हैं उनमें क्या होता है, विभंग आता है, फ्रैक्चर होती है, उनमें दरार पड़ना प्रारंभ हो जाती है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होती है। देखिए भौतिक अपक्षय में सबसे ज़्यादा क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि भौतिक अपक्षय की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अधिकांश तापीय विस्तारण के कारण होती है, यानी तापमान के कारण ये क्रियाएं अधिक देखने को मिलती हैं, और उनमें दबाव से निर्मुक्त होने के कारण ये चट्टानें क्या है, फ्रैक्चर आ जाता है, चट्टानों में विभंग उत्पन्न हो जाता है, टूट जाती हैं। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, यानी बहुत छोटी अवधि में रहती है लेकिन बहुत लंबी चलती है, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों के स्वतंत्र शांति के फलस्वरूप ये शैलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती है। तो संकुचन भी होता है, मैंने बताया कि शैलें विस्तारित भी होती है, ठीक है, उनमें फैलने का प्रभाव, उनका फैलने का स्वभाव भी होता है, और उनमें वापस संकुचन का स्वभाव भी होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, शैलें जो होती है वो वास्तविकता में अपनी उस मूल आकृति में नहीं आ पाती, और जिसके कारण उनमें क्या हो जाता है, विभंग यानी फ्रैक्चर आ जाते हैं, वे उनमें दरार आ जाती है और मूल स्वरूप वो धारण नहीं कर पाती, और धीरे धीरे वे अपक्षय के कारण वे टूटती और फूटती रहती है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी कि भौतिक अपक्षय क्या होता है या भौतिक अपक्षय की क्या कैटेगरी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की, भार विहीनीकरण एवं विस्तारण, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। देखिए अनलोडिंग और एक्सपेंशन क्या होता है, हम इसकी चर्चा करते हैं। अनवरत अपर्दन के कारण जो ऊपरी शैलें होती हैं, शैलों के भार का अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव यानी वर्टिकल प्रेशर पड़ता है, ठीक है। चट्टानों पे जब चट्टानें लेयर बाइज लेयर फॉर्म में होती हैं या एक के ऊपर एक चट्टानें होती हैं, तो जो ऊपरी चट्टानें होती हैं, जो शैलें होती हैं, वो क्या करती हैं, उन पर वर्टिकल प्रेशर डालती है, ठीक है। आप जैसे देखें, आप पुस्तक होती है ना, पुस्तक को आप 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रख दें तो आप क्या देखेंगे, जो ऊपरी पुस्तक होती है, जो सबसे ऊपर होती है या दूसरे नंबर पे होगी या तीसरे नंबर पे जो पुस्तक होगी, वो सबसे अंतिम वाली पुस्तक पर दबाव डालती है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि यदि आपके पास 10 पुस्तक 1 बाय 1 लेयर फॉर्म में आपके पास रखी हैं, तो क्या आप अंतिम वाली जो पुस्तक है उसको ईजी गोइंग आप निकाल लेंगे? नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप नीचे वाली पुस्तक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तो पुस्तकें जरूर गिरेगी, है ना, यह पुस्तकें हिलेगी। ऊपर की पुस्तकें या तो गिर भी सकती है या हिल भी सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपरी जो फर्स्ट नंबर की पुस्तक है, सबसे ऊपर जो है, वो दबाव डाल रही है किस पर? अंतिम वाले पर। क्लियर बात है। यानी ऊपर की जो 9 पुस्तकें हैं वो सब मिलकर किस पर दबाव डाल रही है? जो 10 नंबर की अंतिम पुस्तक है उस पर। तो ठीक उसी प्रकार से चट्टानें जो होती हैं, चट्टानें भी जो ऊपरी परत की जो चट्टानें होती हैं, वो उसके नीचे और उसके नीचे और उसके नीचे, तो जो अंतिम चट्टानें होती हैं उन पर क्या डालती है? दबाव डालती है। और दबाव डालती है तो दबाव डालने से क्या होता है? वह फ्रैक्चर होती है, टूटती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिससे शैलों की ऊपरी संस्तर विस्तारित हो जाते हैं, ठीक है। जिससे जो ऊपरी भाग होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? विस्तारित होना प्रारंभ हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि शैलों का जो पातन एवं तत्स्वरूप विघटन होता है। यानी कि पातन मतलब धीरे धीरे लेयर बाय लेयर फॉर्म में वो चट्टानें जो परत होती है वो निकलती चली जाती है, उसका विघटन होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। टूटना प्रारंभ हो जाता है, विभंग आना प्रारंभ होता है। मोटे तौर पे बोतल की सतह के समानांतर विकसित होता है।
भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंग द्वारा शैलों की भारी चादरें या अपशल्कन पट्टियाँ निर्मित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जो ऊपरी चट्टानें होती हैं, उन ऊपरी चट्टानें जो होती हैं वो चट्टानें जो होती हैं वो चादर की भांति यानी कि लेयर बाय लेयर फॉर्म में अपशल्कन पट्टियों को निर्मित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार की जो ये चट्टानें होती हैं वो अपना कार्य करती हैं। भार विहीनीकरण, अनलोडिंग एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपशल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर तक हो सकता है। यानी कि चट्टानों की जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे दबाव मुक्त होने के कारण वो चट्टानें बाहर निकलती जाती है, परत दर परत उनकी बाहर निकलती जाती है और जिसके कारण वो क्या करती है, दबाव मुक्त हो जाती है और उसका विस्तारण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है, वो बड़े क्षेत्र में विस्तारित होना शुरू कर देती है। क्षैतिज विस्तार सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों मीटर तक भी हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को अपशल्कन गुंबद कहते हैं। जो बड़े और चिकने गोलाकार गुंबद होते हैं उनको अपशल्कन गुंबद कहा जाता है, जो इस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चित्र 6.3 में आपको दर्शाया गया है कि आप किस प्रकार से आप समझ पाएँ कि एक बहुत बड़ी शिलाखंड है और उस शिलाखंड को धीरे धीरे जब उसमें विभंग उत्पन्न होता है तो वो चट्टानों को धीरे धीरे दबाव मुक्त कर देती है और दबाव मुक्त होने के बाद वो 1 बाय 1 लेयर के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण या टेम्परेचर चेंज जो होता है और उससे एक्सपेंशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। शैलों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण एवं संकुचन की अपनी सीमाएं होती हैं। यानी खनिजों में स्वयं विस्तारण होता है और संकुचन होता है। ये सेल्फ हर खनिज की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, वो किस प्रकार से विस्तारण करें, किस प्रकार से संकुचन करें। तापक्रम बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है। क्लियर होगी ये बात आपको कि तापक्रम बढ़ने के साथ साथ ही प्रत्येक खनिज क्या होता है, फैलता है एवं अपने निकटस्थ खनिज को दबाता है। जो आसपास खनिज होते हैं उनको, यदि वो कोई खनिज होगा, यदि वो फैलता है तो अपने आसपास के खनिज उस पर प्रेशर डालेंगे तो उसको दबाने की कोशिश करेगा तथा तापक्रम गिरने के साथ उसमें संकुचन होना, यानी उसी के साथ साथ उसमें संकुचन होना प्रारंभ हो जाता है। तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण, यानी तापक्रम यानी जो तापमान का दैनिक परिवर्तन जो हो रहा है उसके कारण शैलों के छिछले संस्तरों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता रहता है। यानी तापमान में यदि पूरे दिन में परिवर्तन होता है तो शैलों का जो छिछले संस्तर होते हैं, जो ऊपरी परत होती है, वो धीरे धीरे आंतरिक संचलन के माध्यम से वो क्या करते हैं, कण ढीले होते रहते हैं और कण ढीले होंगे तो क्या होता है, वो फिर लेयर बाय लेयर फॉर्म में बाहर निकलना प्रारंभ करते हैं। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में, जो शुष्क जलवायु होती है जहाँ पर तापमान अधिक रहता है, वहाँ वर्षा नहीं होती, एवं अधिक ऊंचे क्षेत्र जो होते हैं जहाँ दैनिक तापमांतर बहुत अधिक होता है। अब देखिए आप क्या पाएंगे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ तापमांतर जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है। दिन के समय वहाँ तापमान अधिक रहता है क्योंकि रेत होती है तो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, और जैसे जैसे समय रात्रि का समय आता है 5-6 बजे तापमान को वो खोना शुरू कर देती है, जिसके माध्यम से वहाँ जो शैलें होती है उन शैलों में बहुत तेज गति से अपक्षय की क्रिया होती है। तो जो अधिक ऊंचे क्षेत्र होते हैं उन अधिक ऊंचे क्षेत्रों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। तो ऊंचे क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर भी दैनिक तापांतर अलग क्यों होता है, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में वहाँ पर तापमान कम रहता है, लेकिन जैसे सूर्य की किरणें वहाँ पहुँचती हैं या दिन जैसे जैसे मध्यांतर की तरफ बढ़ता है तो तापमान थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं या तापमान वहाँ नहीं पहुँच पाता तो धीरे धीरे वहाँ तापमान एकदम से गिरना शुरू हो जाता है। तो तापांतर बहुत अधिक चेंजेस हमें देखने को मिलता है। कभी तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर तापमान एकदम से बहुत नीचा चला जाता है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के कारण जो शैलें होती हैं, जो रॉक्स होती है, वो ढीली पड़ना प्रारंभ कर देती है।
जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि संचलन बहुत लघु होते हैं, बहुत छोटे स्तर पे देखने को मिलते हैं, परंतु अनवरत शांति से शैलों में बहुत कमज़ोर बना देते हैं। यानी कि क्या होता है कि वहाँ जो शैलें होती है, संचलन तो होता ही नहीं, बहुत छोटे स्तर पे होता है या उसी आसपास वाले एरिया में होता है, लेकिन उसको क्या जो शैलें होती है बहुत कमज़ोर बन जाती है, क्योंकि तापमान के कारण परिवर्तन हो रहा है, उनके खनिज के तत्वों में परिवर्तन हो रहा है। जब खनिज के तत्वों में परिवर्तन होता है तो शैलों को कमज़ोर बना देते हैं। शैलों के सतही संस्तरों में उनकी गहराई के संस्तरों की अपेक्षा विस्तारण की प्रवृत्ति अधिक होती है। देखो, शैलों का जो सतही संस्तर होता है, जो लेयर्स होती है ऊपर की, उनकी गहराई के संस्तरों की अपेक्षा, जो गहराई में संस्तर होते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर ऑब्जर्व रहता है और धीरे धीरे टेम्परेचर एकदम से जब रैपिडली गेन होता है और रैपिडली जब वहाँ से समाप्त होता है, फिनिश होता है, तो वहाँ चट्टानें एकदम से ढीली पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो ये देखने को हमें ज़्यादातर मिलता है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, जिसके कारण शैलों के अंदर प्रतिबल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप सतह के समानांतर अनुप्रस्थ विस्थापन व विभंग विकसित हो जाते हैं। जो समानांतर यानी कि लेयर बाय लेयर फॉर्म में, उसमें अनुप्रस्थ जो स्थान होगा, अनुप्रस्थ जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें विस्थापन होता है। ठीक है, वो चट्टानें क्या होती है, विस्थापित होना प्रारंभ करती है, वो दूर भागने की प्रवृत्ति रखती है और उनमें फ्रैक्चर आते हैं, और फ्रैक्चर आने से क्या होता है, फिर धीरे धीरे अपक्षय की क्रिया बढ़ती चली जाती है। गर्म तथा ठंडा होने से विभेद एवं भिन्नता होने के कारण सतह के संस्तर में होने वाले फैलाव तथा संकुचन और तत्पश्चात धरातल से अपशल्कन के कारण शैलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। देखिए, गर्म और ठंडा यानी तापमान का एकदम से गर्म यानी अधिक टेम्परेचर हो जाना, ठंडा यानी कि टेम्परेचर कम हो जाना, अब ये विभेद देखने को मिलता है और उनमें भिन्नता आना प्रारंभ होती है। कारण जो संस्तर होते हैं, जो चट्टानों की ऊपरी लेयर, फिर उसके नीचे लेयर, जो संस्तर होते हैं यानी कि स्टेजेस होती हैं, लेयर बाय लेयर फॉर्म में जो उनका फॉर्मेशन होता है, उनमें फैलाव भी होता है, संकुचन भी होता है। ठीक है, एक गर्म है तो फैलाव होगा, ठंडा है तो संकुचन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलता है कि धरातल का अपशल्कन यानी धरातल में वे परत दर परत निकलना प्रारंभ कर देते हैं और एक प्रकार से उसमें पॉलिश होना प्रारंभ हो जाती है, या यूँ कह लीजिए उसमें चिकनापन आ जाना शुरू हो जाता है, या वो गोलाकार शेप में हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलती है। ग्रेनाइट शैलों में इस प्रकार से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गुलाश्मों का निर्माण होता है, जिसे टार कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, टार किसे कहते हैं या टार कैसे बनते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, टार की जो क्रिया होती है वो तापक्रम में परिवर्तन से होती है, और ये मोस्टली आपको कौन सी चट्टानों में देखने को मिलेगी? तो आपको ध्यान रखना है, ग्रेनाइट जो शैलें होती हैं उनमें चिकनी सतह से छोटे से लेकर बड़े गुलाश्मों का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, टार। एक प्रकार से ये क्वालिटी बन जाती है ग्रेनाइट की शैलों में, और उसमें एक गोलाकार आकृति होती है, छोटे भी गुलाश्म बनते हैं, बड़े भी गुलाश्म बन सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ अपशल्कित गुंबद एवं अपशल्कित टार के मध्य क्या अंतर होता है? ठीक है, अपशल्कित गुंबद और अपशल्कित टार जो होता है उसके मध्य क्या अंतर होता है, यह आपको सर्च करना है, मुझे जवाब देना है। नेक्स्ट है हिमकरण, पिघलन एवं तुषार वेजिंग। देखिए, हिमकरण क्या होता है, पिघलन यानी हिम जो होती है वो कैसे पिघलती है, और तुषार की एक्टिविटी कैसे होती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शैलों के रंध्रों एवं दरारों में बार बार हिमकरण एवं पिघलन के होने से, यानी शैलों के जो रंध्र होते हैं, जो पोरस होते हैं, जो उनमें छिद्र होते हैं, उनकी दरारों में बार बार हिमकरण यानी हिम की एक्टिविटी होती है, हिम जमता रहता है और पिघलता रहता है। हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपक्षय घटित होता है। ठीक है, जो फ्रॉस्ट एक्शन होता है उसके माध्यम से अपक्षय की क्रिया घटती है, क्योंकि जो शैलें होती हैं उन शैलों में यदि हिम जमाव होता है तो हिम जमने से क्या होता है, उस क्षेत्र को वो कंपोज कर लेता है, या उसका कहने चाहिए कि संकुचन हो जाता है। लेकिन जैसे अगले दिन जब उस पर तापक्रम होता है, उस पर तापमान पड़ता है, तो वो शैलें जो होती है वो शैलें धीरे धीरे विस्तारित होती है। उसका मूल कारण क्या है, जो हिम जो होती है, बर्फ़ जो होती है, जो उसको कंपोज कर लेती है, वो धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ करती है, और जैसे ही पिघलती है तो वो चट्टानी जो सतह है
वहाँ जो खनिज है उसको घोलना प्रारंभ करती है और धीरे धीरे उसमें विस्तारण होता है। विस्तारण होने से फिर क्रैक आते हैं, यानी विभंग होता है, फ्रैक्चर आना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों जहां हिमकरण एवं पिघलन की प्रक्रिया पुनरावृत्ति होती रहती है। मैंने बताया हिम जमता है, हिम जमने से ठोस हो जाता है, फिर पुनः पिघलन की एक्टिविटी होती है, जल बनता है और फिर वो खनिजों को खोलना शुरू कर देता है और फिर ये क्रिया चलती रहती है। जल की तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव एवं उच्च दबाव का कारण बनता है। अब हिमकरण क्या होगा, हिम यदि इकट्ठी होगी तो दबाव डालेगी। आप देखेंगे हिम बहुत भारी होती है। हम छोटे से हिम की बात नहीं कर रहे जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में जमती है। जो बहुत उच्च अक्षांशों पे जो हिमें जमती हैं, बर्फ़ जो जमती है वो बहुत भारी होती है, हैवी लोडेड होती है। तो होगा क्या, उनमें अचानक फैलाव होता है और वो दबाव भी डालती है। उन चट्टानों पर दबाव डालेगी तो फ्रैक्चर होगा। और जब वो पिघलती है तो जल जो होता है वो जल धीरे धीरे घुलना शुरू होता है और धीरे धीरे जब घुलता है तो घुलने के साथ साथ क्या करता है, वो अन्य तत्वों को, खनिज तत्वों को घोलना प्रारंभ करता है। ये फैलाव संधियों, दरारों एवं छोटी छोटी अंतरकणीय विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करता रहता है जब तक शैलें टूटकर अलग नहीं हो जाती। अभी देखिए मैंने आपको यही बताया है, यही समझाया है आपको कि वहाँ जो चट्टानें हैं, जो शैलें हैं, उनमें क्या होता है, इन दरारों में हिम जो होता है वो धीरे धीरे स्टोर होना शुरू करता है और ठोस हो जाता है और उसके बाद उसमें विभंग होता है, फ्रैक्चर होते हैं, क्योंकि पिघलती है, फ्रैक्चर होगा, को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करता है जब तक वो शैलें टूटकर अलग नहीं हो जाती। तो ये एक्टिविटी जब तक चलती रहेगी जब तक वो प्रोसीजर में है, मतलब जब तक वहाँ हिम का जो दबाव है और वो धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ करता है और पिघलने के माध्यम से वो जब तक उसको नहीं छोड़ता जब तक वहाँ पर पूर्णतः फ्रैक्चर नहीं हुए, पूर्णतः उसमें विभंग नहीं आ जाए और शैलें टूट ना जाए, क्योंकि वो सॉल्यूशन करता रहेगा जब तक। तो ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हिमकरण, पिघलन और तुषार की एक्टिविटी। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं लवण अपक्षय, यानी सॉल्ट वेदरिंग कैसे होता है। सॉल्ट वेदरिंग का किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सॉल्ट वेदरिंग होता है। देखिए, शैलों में नमक तापीय क्रिया, जलयोजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। अब वैसे देखा जाए तो सॉल्ट अपक्षय जो है एक्चुअल में रासायनिक एक्टिविटी आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की इसमें मात्रा आएगी। तो ये फिर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, एक्चुअल में ये रासायनिक अपक्षय होना चाहिए, केमिकल वेदरिंग होनी चाहिए। लेकिन देखिए इसमें तापमान का सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें तापमान की भी क्रिया होती है और तापमान की क्रिया होने से इसलिए इसको भौतिक अपक्षय में शामिल किया है। शैलों में नमक तापीय क्रिया, जलयोजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। तो शैलों के अंदर जो नमक का प्रोसीजर होता है, उसमें जो नमक के तत्व पाए जाते हैं उस पर तापीय क्रिया के द्वारा, ताप क्रिया जो होती है, ताप क्रिया के द्वारा, ये जल के योजन के द्वारा, हाइड्रेशन के द्वारा या क्रिस्टलीकरण के द्वारा ये प्रोसीजर शुरू होता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं बोरियम जैसे कई लवणों में आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, कैल्शियम है, सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, इन तत्वों में क्या होता है, आयतन के अनुसार फैलाव होता है, मतलब तापमान के अनुसार ये एक्टिविटी होती है। ध्यान रखिएगा, तापमान की क्रिया के द्वारा ये एक्टिविटी होती है। इन लवणों का फैलाव उनके तापमान और तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है कि वहाँ तापक्रम कैसा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, और तापमान की जो विशेषता उस पर निर्भर करेगा। तापीय विशेषता किस प्रकार की, क्या वह शुष्क है, आर्द्र और शुष्क है, या प्योर वो आर्द्र है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ तापमान की फिर क्या क्रिया हो रही है। तो लवण में तापीय क्रिया होने के कारण ये लवणीय अपक्षय एक्टिविटी होना प्रारंभ हो जाती है। रेगिस्तानों में 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रेगिस्तान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का सतह पर उच्च तापक्रम होता है, लवण का विस्तारण में सहायक हो जाएगा। क्योंकि यदि वहाँ लवणीय चट्टानें होगी तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, तापमान एकदम से बढ़ रहा है, और तापमान जब बढ़ता है तो बढ़ने की दशा में क्या होता है, वो वहाँ जो लवण होते हैं वो लवण विस्तारित होना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि कुछ चट्टानें ऐसी होती है जिसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसी चीज़ें मिली हुई होती है और जिसके माध्यम से उनका आयतन बढ़ता है, क्योंकि तापमान गेन हो रहा है, और जब तापमान गेन होगा तो उसमें आयतन बढ़ेगा।
सतह के निकटस्थ रंध्रों में लवण के क्रिस्टल शेलों के पृथक कणों के विपाटन पैदा कर देता है, यानी उनमें फ्रैक्चर विभंग पैदा होता है ना। ये मतलब क्रैक जैसे कहते हैं ना उसको, कि उसके अंदर एक प्रकार से टूट फूट होना प्रारंभ हो जाती है, चटकने प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, जो अंततः गिर जाते हैं और फिर वो टूट कर नीचे गिरना प्रारंभ करते हैं। विपाटन होता है, विपाटन के कारण वो धीरे कण जो होते हैं वो टूटना प्रारंभ हो जाते हैं, नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। पृथक कणों के गिरने की प्रक्रिया कणिक विघटन या कणिक शल्कन के कारण बन सकती है, यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कणिक शल्कन कह सकते हैं या कणिक विघटन भी कहा जाता है। सभी लवण विघटन प्रक्रियाओं में लवण क्रिस्टलन सर्वाधिक प्रभावकारी है। जो लवण क्रिस्टलन है, जो लवणों का धीरे धीरे टूटना होता है, ठीक है, ये जो प्रोसीजर है उसको लवण क्रिस्टलन कहा जाता है। आर्द्रता एवं शुष्कन, यानी आर्द्रता क्षेत्र जो जहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं या वे क्षेत्र जहाँ शुष्क है, उन क्षेत्रों में लवण क्रिस्टल की वृद्धि के लिए अनुपयुक्त दशाएं होती है। तो मोस्टली आप क्या देखेंगे, जहाँ पर शुष्क प्रदेश है या जहाँ आर्द्र प्रदेश है वहाँ पर लवणीय क्रिस्टल जो है वो सर्वाधिक होता है। इनमें निकटस्थ कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में सोडियम क्लोराइड एवं जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्थापित हो जाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड के जो कण होते हैं और जिप्सम क्रिस्टल के जो होते हैं वो अलग अलग विस्थापित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापित सतह पर दरारें विकसित हो जाती है। और जब वो विस्थापित होंगे तो धीरे धीरे उसमें दरारें आना प्रारंभ हो जाती है। लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ खड़िया बड़ी सुगमता से टूट जाती है। खड़िया एक प्रकार से खनिज है और इसमें लवण की मात्रा होती है, यानी इसको लवणीय खनिज बोलते हैं, और जिसके कारण इसमें वृद्धि अधिक होती है क्योंकि टूटना प्रारंभ कर देती है। इसके बाद चूना पत्थर, ठीक है, बालू पत्थर, शेल, निस, ग्रेनाइट भी ऐसी स्थिति रखती है जो धीरे धीरे टूटना प्रारंभ होती है यदि वहाँ लवणीय प्रोसीजर हो रहा है तो। और लवणीय प्रोसीजर इसलिए हो रहा है क्योंकि चट्टानें जो हैं वो लवण के लवणीय कॉम्पोजिशन पर बनी है, यानी सॉल्ट कॉम्पोजिशन से बनी है, और यदि वो सॉल्ट कॉम्पोजिशन से बनी है तो मतलब वहाँ पर वो एक्टिविटी होगी, और जब वह एक्टिविटी वहाँ होती है तो हमें देखने को मिलता है कि लवणीय अपक्षय फिर प्रभावी होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमने भौतिक अपक्षय पर चर्चा की कि भौतिक अपक्षय क्या होता है, ठीक है, भौतिक अपक्षय किन किन कारणों के द्वारा हो सकता है। तापक्रम के परिवर्तन के कारण, हिमकरण, हिम का जो करण होता है हिमकरण के द्वारा, पिघलन की एक्टिविटी, लवण अपक्षय के कारण हमने देखा लवण अपक्षय के कारण हो सकता है, या फिर उस पर कोई अनलोडिंग या एक्सपेंशन हो, बाहर का जो प्रेशर रिलीज होता है वो हट जाए, कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी हो जाए। तो ये हमने जो महत्वपूर्ण 5 पॉइंट थे उसको हमने पढ़ लिया है, जानकारी प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जैविक कार्य और उनके द्वारा जो अपक्षय होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। अपक्षय के विशेष प्रभाव क्या होते हैं उस पर चर्चा होगी, और हम चर्चा करेंगे अपक्षय का महत्व क्या होता है। आगे के चैप्टर में मिलेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम और अच्छे से आपको समझाएंगे। देखिए चैप्टर इम्पोर्टेंट है और चैप्टर को बहुत बारीकी समझना ज़रूरी है, और ये जो चैप्टर है ये बहुत लंबा चैप्टर भी है। यदि आपने इसको बारीकी से नहीं समझा और केवल आप पढ़ते चले गए तो फिर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया है। अभी तक तो ठीक है, आपने जितना भी उसको समझा वो इजी गोइंग था, सिंपल वे में था, यूँ समझ सकते हो आप। लेकिन अब ये थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो चैप्टर है थोड़ा सा हार्ड है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें पढ़ेंगे जैविक अपक्षय और उसके अपक्षय का क्या महत्व होता है। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।